साथियों नमस्कार। सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा रखे हैं। अपने शौर्य और अपना वीरता का प्रदर्शन करते हुए आज भारतीय सेना दुनिया की नज़रों में आ गई है और उसने दिखा दिया कि अगर शांति के राह से उन्हें अलग किया जाता है तो उनके पास दूसरा रास्ता भी अपनाने के लिए है। हम ये बातें करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल मेरे दिमाग में आते हैं उनकी चर्चा भी होनी जरूरी है कि इस युद्ध में हमें कितना नुकसान होने वाला है और कितना हमें फायदा होने वाला है। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो अभी एक छोटा सा हमला था ये युद्ध का रूप ले सकता है या इसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है। हम इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या युद्ध की आवश्यकता अभी हमें है, और मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि पिछले 12 तारीख के बाद में किन किन एजेंसियों ने अपने समझदारी का परिचय दिया है, देश में एकता का परिचय दिया है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या दूसरी एजेंसी हो। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मौके पर भी किन किन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है और अपनी बेशर्मी की हदें पार की हैं। मैं आपका साथी, आपका भाई ओमवीर देशवाल आपके विचार में आपका स्वागत करता हूं और आते हैं सबसे पहले वाले सवाल पर कि इस युद्ध में हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। साथियों, सबसे पहले ये कि अभी हम उस स्थिति में खड़े हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं, उसे ना तो हम झड़प कह सकते हैं और ना ही हम उसे युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध एक तरह से आधिकारिक रूप से अभी उसकी घोषणा हुई नहीं है और दोनों देश, भारत हो या पाकिस्तान हो, युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जब से 22 अप्रैल की घटना हुई है और आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया, हमारे देश के 26 लोगों के गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, तब से हर देशवासी के दिल में ये एक चाहत थी कि कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। और पाकिस्तान करीब 3 दशकों से 4 दशकों से हिंदुस्तान को ऐसे ही परेशान करता आ रहा है। हम कभी बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत जवाब देते नहीं हैं। सरकार मोदी की है और मोदी जी पे इस बात का हम भरोसा कर सकते हैं कि कम से कम इस तरह के कामों में वो हिम्मत दिखा देते हैं, साहस दिखा देते हैं। हमला करना या बदला लेना कोई छोटा काम नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं, झगड़े ख़त्म होते हैं और हम उनका आकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और हम देखते हैं कि हमने आखिर इस युद्ध में क्या पाया और क्या खोया। पाने की जहाँ तक बात है, पहली रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और हमला इतना सटीक था, इसके बाद सेना के अधिकारियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हमने सिर्फ 9 ठिकानों पर जहां आतंकवादी थे उन्हीं के ऊपर हमला किया है। हमने सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सैनिक ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने किसी पाकिस्तानी संपत्ति का नुकसान नहीं किया। सिर्फ हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना था, वो हमने निशाना बनाया। इसके बाद में यहाँ पे एक तरह से बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद में भी जवाबी हमले शुरू करे और हिंदुस्तान की सेनाओं ने उनके सारे निशानों को नेस्तनाबूद कर दिया और आसमान में ख़त्म कर दिया और उसे दिखा दिया कि हम हमला करना भी जानते हैं और हम हमलों से निपटना भी जानते हैं। बात फिर से आई नफ़े और नुकसान की। कभी भी युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध के परिणाम हमेशा घातक होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं टूट जाती हैं, देश बिखर जाते हैं और हम हर तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं। अगर युद्ध चलता है तो महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगे होंगे और सरकारी संसाधन और जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं देशवासियों को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भी जो कुछ कर रहा है तो उससे अभी हम ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया। 16 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है जो सीमा पर पाकिस्तान ने हमला किया था, उनके बारी से 16 लोगों के मरने की खबर है। और मैं, जहाँ तक मेरा दिल कहता है, पक्का आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है अभी, मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अगर हमने 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अपने देश के और 26 लोगों को मरवा दिया तो ये हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। उसके बदले में अगर आज हम 2600 लोगों को भी मार देते हैं, पाकिस्तानी लोगों को, तो जो 26 लोगों के घर के चिराग उजड़े हैं उनकी कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी, उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितनी लड़ाई की आवश्यकता थी। जहां तक जितना झगड़ा, कितना लड़ाई, जितना गोला बारूद, जितना मिसाइलें अभी तक हो चुकी हैं, अगर आज यहाँ पर
सब कुछ खत्म हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है, तो ये भारत के लिए सबसे सुखद और सबसे बेहतरीन, सबसे इज्जतदार स्थिति होगी। भारत को बदला लेने का मौका भी मिल गया, भारत ने अपनी ताकत भी दिखा दी। जो हमारे दिल के अंदर एक टीस थी 26 लोगों की मरने की, उसका भी बदला पूरा हो गया। लेकिन इससे अगर आगे की कहानी बढ़ती है तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, नुकसानकारी है। मेरा ये मानना है कि अब और ज़्यादा युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार झगड़ा शुरू करना हमारे हाथ में होता है लेकिन ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम रसिया और यूक्रेन का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर रसिया को ये उम्मीद थी कि यूक्रेन को हम 2-3 महीनों में हरा देंगे। आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन मरा हुआ सांप यूक्रेन आज भी रसिया के गले में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भी एक लंबे झगड़े से गुजरना पड़े। एक नंगे और कमजोर, एक बदतमीज इंसान के साथ में हमें एक लंबे समय तक मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो होना चाहिए अमेरिका के साथ में, वो होना चाहिए चाइना के साथ में, वो होना चाहिए कनाडा के साथ में, वो होना चाहिए जापान के साथ में। पाकिस्तान को हम अपनी शक्ति दिखाकर और हम अपने संसाधनों को बर्बाद करके करना हमारे लिए कोई समझदारी की बात नहीं होगी। एक सवाल मैंने और उठाया था कि इस पूरे घटनाक्रम में किन किन एजेंसियों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा साथ दिया है, एकता का परिचय दिया है। तो सबसे पहले मैं मोदी सरकार को बधाई दूंगा कि उसने इतना साहस भरा कदम उठाया, क्योंकि ये शुरुआत करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी मानता हूँ कि भाजपा पार्टी ऐसी है कि आज साहस भरा कदम उठा रही है तो कल को इसे एक फसल की तरह काटेगी। इसके नाम पर वोट भी बटेरे जाएंगे, अपनी प्रशंसा भी की जाएगी, अपना 56 इंच का सीना भी दिखाया जाएगा और अपनी तारीफों के पुल भी बांधे जाएंगे। भाजपा अपने साहस की कीमत वसूल कर लेगी। लेकिन यहाँ पर भाजपा के साथ में, मोदी के साथ साथ में जो प्रशंसा करनी चाहिए वो राहुल गांधी की करनी चाहिए, वो अखिलेश यादव की करनी चाहिए, तेजस्वी की करनी चाहिए। जिस तरह से समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार को जिस तरह से समर्थन दिया है कि आप जितना भी कुछ करना चाहे आप करिए, हम आपके साथ में हैं, विपक्ष की प्रशंसा करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी को मैं एक अलग से एप्रिसिएशन इस बात का देना चाहता हूं कि जब 26/11 की घटना हुई थी तो मोदी जी ने बड़े बड़े बयान दिए थे, 26 इंच का सीना होना चाहिए और आरबीआई भारत के कंट्रोल में है, सेना कैसे आ जाती है, बहुत बड़ बोले उन्होंने बयान दिए थे। लेकिन इस समय यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी एक मेजोरिटी दिखाई है, एक समझदारी दिखाई है और विपक्ष को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए वो दूसरी पार्टियों को सिखाया है। देश की जनता ने भी अपनी एकता और अखंडता का परिचय दिया है, देशभक्ति दिखाई है और सरकार जो देशवासियों से उम्मीद कर रही थी वही देशवासियों ने किया है। लेकिन अब मैं थोड़े से अगर बुराइयां करूं, आलोचना करूं, तो मैं यहाँ पर आलोचना करूंगा भारतीय मीडिया की, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जा सकता है, जिसे मैं वानर मीडिया कहता हूं, जिनकी उछल कूद हमेशा होती रहती है। इस वानर मीडिया ने पिछले 10-15 दिन में पूरी कोशिश की है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए। उन्होंने पूरी उछल कूद की है कि ये पहलगाम का जो मुद्दा था हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपनी बदतमीजी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी अगर आप टीवी देखेंगे तो उनकी उछल कूद देखकर आपको हंसी आएगी और बार बार एंकर ये कहते सुने जाएंगे कि हम कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचे। और ऐसा बोलते बोलते वो सारी ऐसी चीजें दिखाएंगे जो हमारे राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हैं। कई चैनल तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर झंडा फहरा दिया है। यहाँ पर मैं आलोचना करना चाहूंगा भाजपा के सपोर्टर्स का, जिन्होंने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। एक पीड़िता ने जिसने अपना पति खो दिया था, जब उसने कहा कि इसे एक मजहबी रंग ना दिया जाए, इसे एक सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। कश्मीर के लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, तो अन्य भक्तों ने उस महिला को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसे गाली देनी शुरू कर दी, अश्लील बातें लिखनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टों के लिए मैं कहूँगा कि इन्होंने गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।